Hello class, today we will do chapter 2, the Constitution of India. It is on page number 233 of your social book. Constitution, संविधान. आप सब इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं. आज हम उन्हीं चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे. So in this chapter we are going to learn about making of the Constitution of India and aims and objectives of the Constitution of India. चलिए अब आप सबसे पहले इस इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी को करिए. क्या आप इन्हें पहचानते हैं? इस पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करिए. कौन है ये? सोचिए. या आपको फिल करना है. और इनको क्या बोला जाता है? ही इज़ नोन एज द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. In the previous chapter, we studied the role of a constitution in a society. In this chapter, we will trace the journey of the making of the Constitution of India and study its aims and objectives. पुराने चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है. इसमें हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का सफ़र कैसा था, यानी कि उसकी शुरुआत कैसे हुई बनने की और वो किस किस तरीके से किन किन लोगों ने बनाया. मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंडियन अटेंड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947. तो हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 पर. विद द फ्रीडम emerged a need of a set of written laws to govern the country. तो जब ब्रिटिशर्स का राज ख़त्म हुआ तो हमारे यहाँ पर लोगों को ज़रूरत महसूस हुई लिखित में कानूनों की, क्योंकि अब अगर कानून लिखित में होंगे तभी हमारे ऊपर कोई राज नहीं कर पाएगा, लोग अपने अधिकारों को समझ पाएंगे. तो इसलिए लोगों के दिमाग में आया कि येस, नाउ वी नीड अ सेट ऑफ रिटन रूल्स. Thus, the leaders of the time collaborated to set up the Constituent Assembly to frame the Constitution of India. तो उस समय के जितने भी लीडर्स थे, हमारे नेता लोग थे, वो सब साथ में आए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया और फ्रेम किया हमारा भारत का संविधान. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आखिर है क्या? The Constituent Assembly consisted of some great political leaders of that time, such as Dr. Rajendra Prasad, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, सरोजनी नायडू, फ्रैंक एंथनी एंड विजय लक्ष्मी पंडित. उस समय के जाने माने ये जो नेताओं के मैंने नाम लिए हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इसको अच्छे से लर्न करिएगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. In order to prepare the first draft of the Constitution of India, the Constituent Assembly appointed the drafting committee. तो सबसे पहले ड्राफ्ट बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की गई. With Dr. B.R. Ambedkar as the chairman, the drafting committee submitted numerous drafts of the provisions of the Constitution of India. ये लोग बहुत सारे सजेशंस लेकर आए कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन किन लोगों का हमें ध्यान रखना है, किन किन कानूनों के बारे में हमें डिटेल में बताना है. तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी. इस टीम को बोला गया, इस ग्रुप को बोला गया ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. Thereafter, the Assembly discussed and deliberated those provisions to give a final shape to the Constitution of India. जब एक बार सारे सजेशन आ गए ड्राफ्टिंग कमेटी से तो अब हमें बनाना था हमारा संविधान. The Constitution of India was adopted on 26 November 1949 and it came into effect from 26 January 1950. तो 26 जनवरी को हमने इसको अपना लिया, ये हमारा हो गया और हमने इसको अच्छे से लागू कर दिया और बन के तैयार ये हो गया था 26 नवंबर 1949. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. The aims and objectives of the Constitution of India are enshrined in its introductory note called preamble. तो हमारा जो संविधान है उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये बनाया गया, ठीक है. तो ये अच्छे से दिया हुआ है प्रियम्बल में. देखिए ये है हमारा प्रियम्बल. वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizen. यानी कि हम लोग इंडिया के, हम भारतवासी इसको अपनाते हैं और अपनी कंट्री को कैसा मानते हैं? सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. जस्टिस यानी कि सबको न्याय मिलेगा. सोशल
यानी कि सामाजिक तौर पर न्याय मिलेगा। इकोनॉमिक यानी कि सबको समान पैसा कमाने का अधिकार है। पॉलिटिकल, कोई भी पॉलिटिक्स में आ सकता है। लिबर्टी ऑफ थॉट, आप बोल सकते हो, सोच सकते हो, आप पे किसी का जोर नहीं है कि नहीं आपको यही सोचना है। एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आप अपना धर्म को मानने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। इक्वालिटी, समानता, हर तरीके से समानता होनी चाहिए, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, आपके पास स्टेटस होना चाहिए। फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये भारत के लोग कह रहे हैं कि आज 26th day of November 1949 हम इस भारत के संविधान को अपनाते हैं और हम इस संविधान को खुद को देते हैं। ओके, तो ये है इसका मतलब। द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी देखो प्रियम्बल के अंदर ही देखो लिखा हुआ है ना, इट इज़ सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये हमारे इंडिया किस तरीके का है ये बताता है। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स इन डिटेल। तो चलो अब एक एक करके हम इन डिटेल्स को अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोवरन। द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया रेफर्स टू इट्स फ्रीडम फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल। It also means that the country is free to frame and adopt its own policies. सोवरन मतलब देखो कोई बाहरी देश हमारे इंडिया में इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई हमें कंट्रोल नहीं कर सकता बाहर से। हम अपनी पॉलिसीज़ अपने देश के बनाने के, अपने देश के लिए पॉलिसीज़ बनाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। भारत देश के लिए क्या पॉलिसीज़ बनेंगी ये हमारी भारत सरकार स्वतंत्र है डिसीज़न लेने के लिए। नाउ सोशलिस्ट, Being socialist, India aims at reducing the gap between the rich and the poor. सोशलिस्ट सामाजिक तौर पर बराबरी हो, यानी कि कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। It strives to ensure fair distribution of wealth by providing equal opportunities of development to all its citizens and providing security to the elderly, children, unemployed and marginalized sections of the society. इसके अलावा किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। जो इंडिया के रिसोर्सेज हैं, इंडिया का जो पैसा है वो बराबर सब में बांटा जाएगा। उसके लिए आप स्वतंत्र हो नौकरी करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, बिजनेस करने के लिए। इसके अलावा प्रिविलेज दी जाएगी बूढ़े बड़े लोगों को, बच्चों को, अनएम्प्लॉयड को। ओके, तो इन सब की सिक्योरिटी सामाजिक तौर पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है। नाउ सेक्युलर, सेक्युलरिज्म रेफर्स टू नॉट बीइंग कनेक्टेड विद रिलीजन और रिलीजियस मैटर्स। आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको यही धर्म फॉलो करना पड़ेगा। भाई आप अगर मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आप हिंदू हैं आप हिंदू धर्म को फॉलो कर सकते हैं। आपके पास पूरी आज़ादी है अपना धर्म फॉलो करने की, आप पर कभी कोई जोर नहीं डाल सकता। दस इंडिया डज नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन, यानी कि हमारे इंडिया का कोई एक रिलीजन नहीं है। In our country, every religion is given equal importance and all citizens are allowed to profess, preach and propagate the religion of their choice. Also, it is prohibited to discriminate against any individual on religious ground. इसके अलावा आप धर्म के बेसिस पे किसी के संग भी भेदभाव नहीं कर सकते। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डू यू रिमेंबर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? जानते हैं आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या था? इसमें कि 18 या 18 साल से ऊपर के लोग भारत में अगर इलेक्शन, भारत में जब भी इलेक्शन होंगे तो वो वोट दे सकते हैं, 18 और 18 साल से उम्र के ज़्यादा लोग। इट रेफर्स टू द राइट टू वोट विच हैज़ बीन गिवन टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव, यानी ये अधिकार देता है हमें कि हम इंडिया के अगर वासी हैं इंडिया के, तो भाई अगर हम 18 या 18 साल से ज़्यादा के व्यक्ति हैं तो हम भारत में इलेक्शंस में वोट दे सकते हैं। दिस इज़ वॉट मेक्स इंडिया अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पीपल हियर आर फ्री टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। ऑल्सो दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द जनरल मासेस फॉर ईच ऑफ देयर एक्शंस। हर कोई अपने एरिया से एक नेता चुनेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा और वो अकाउंटेबल है, यानी अगर कोई भी गड़बड़ होती है, किसी भी तरीके की प्रोग्रेस करवानी है, नहीं हो रही है, तो इसके लिए पूरी जिम्मेदारी उस रिप्रेजेंटेटिव की होगी।
Thus, the power remains in the hands of the people of the country. Being a republic means we have adopted a system of electing our representatives instead of being governed by a hereditary ruler. तो रिपब्लिक का मतलब है कि भाई हम किसी एक राजा के कंट्रोल में नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा फिर उसका बेटा राजा बनेगा और हम उसके कंट्रोल में हैं। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव अच्छा काम नहीं करेगा तो 5 साल बाद लोग उसे वोट नहीं देंगे। तो इस तरीके से पावर लोगों के हाथ में होगी। वो एक बार अगर वोट धोखा दे के ले भी जाएगा और वो काम नहीं कर रहा है तो अगली बार उसको कोई वोट नहीं देगा। तो इस तरीके से लोगों के हाथ में ही पावर होगी। नाउ जस्टिस यानी कि इंसाफ। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल जस्टिस की। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यानी आप किसी के संग भी सामाजिक तौर पे भेदभाव नहीं कर सकते कि वो इस क्लास का है या वो लड़का है तो आप उसके संग व्यवहार गलत करो, या वो लड़की है इसलिए आप व्यवहार गलत करो। आप ऐसा नहीं कर सकते। इकोनॉमिक जस्टिस। The government must ensure fair distribution of wealth by providing equal opportunities of development to all the citizens, along with aiding the elderly, children, unemployed and marginalized sections of the society. यानी कि भारत की जितनी भी वेल्थ है वो सबके पास बराबर हो। इसके लिए सबको अधिकार है नौकरी करने का, सबको अधिकार है बिजनेस करने का, सबको अधिकार है हर उस मौके का जिससे वो इकोनॉमिक कंडीशंस को अपना बेटर कर पाएँ। Political justice. Every citizen is free to participate in elections by voting or contesting the elections as per the criteria laid down in the Constitution of India. अगर आप भारत के संविधान के अनुसार उसके अंदर प्रॉपर गाइडलाइंस हैं कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए, ये क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। अगर आप उन पर खरे उतरते हैं, अगर आपके पास वो क्वालिफ़िकेशंस हैं, आप इंडिया के सिटीज़न हैं, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए। आप चुनाव लड़ सकते हैं। नाउ लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब आज़ादी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड 6 बेसिक राइट्स नोन एज द फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, यानी कि हमारे मूल अधिकार। थ्रू दीज राइट्स द सिटीजन्स हैव बीन गिवन द फ्रीडम टू थिंक, एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड फॉलो द फेथ एंड रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं कि आप अपना धर्म फॉलो कर सकते हो, आप जिसमें विश्वास रखते हो, जिस भगवान में, जिस चीज़ में, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बोलने की, अपने विचार रखने की पूरी आज़ादी है। ना इक्वालिटी, बराबरी। इक्वालिटी हैज़ बीन आउटलाइंड एज द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. This right ensures equal opportunities for education, employment and health to all the citizens, which can allow them to realize their full potential and lead them on a path to development. तो भाई हर किसी को बराबरी का अधिकार है। आप इलाज करवा सकते हो, आप एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो। भाई रोज़गार तो चाहिए। क्या आपको ये कह के अलग कर दिया जाएगा कि नहीं आप इस धर्म के हो इसलिए आप जाओ? नहीं। या आप लड़की हो इसलिए आप ये नौकरी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। हर किसी को रोज़गार यहाँ पर लेने का अधिकार है, हर किसी को पढ़ने का अधिकार है। कोई ये नहीं बोल सकता नहीं आप इस क्लास के हो, आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो इसलिए आप पढ़ नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गई बराबरी। द राइट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ, विच मे हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स. Also, every citizen of the country is equal in the eyes of law. हर कोई बराबर है लॉ के सामने, कानून के सामने सब बराबर हैं. All citizens are also protected by the law of the land, which means they are free to move the court in case of violation of their fundamental rights. इसके अलावा अगर किसी को भी लगता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, चाहे वो किसी रिलीजन के हों, ठीक है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अगर उसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को कुचला जा रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स उसको नहीं मिल रहे हैं, तो वो सीधा कोर्ट में जा सकता है. नाउ फ्रेटर्निटी. इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी. देखो हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है पर फिर भी हम सब में एकता है. In line with the same thought, the Constitution of India aims at promoting fellow feeling among the citizens and ending the separatist tendencies. It aims to achieve fraternity in the country by respecting the rights and dignity of all individuals, while empowering them to move the court in case their dignity and rights are violated by any individual
और इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तो भाई हर किसी को अधिकार है अगर कोई आपके संग डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाने का। आप बेशक दूसरों से अलग हों पर फिर भी सबको आपके साथ रहना है और आपको सबके साथ रहना है। ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपको लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के संग कोई गलत कर रहा है, आपकी डिग्निटी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। The provisions enshrined in the Constitution of India are rooted but not rigid. This means that apart from its basic structure, that is, the ideas enshrined in the preamble and the provisions related to it, it is amendable to cater to the changing needs of the society. तो ये ऐसा नहीं है कि एक बार जो संविधान बन गया वो बन गया, ठीक है। उसका मेन मोटिव था लोगों को बराबरी का अधिकार देना, किसी के संग भी गलत ना हो, सबको जस्टिस मिले, सबको बोलने की, अपना बात रखने की आज़ादी हो। पर ये फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल कैसे है ये देखो, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इसको अच्छे से करिएगा। ये वाला जो है ये फ्लेक्सिबल ऐसे है कि समय के साथ जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, समय के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव होते हैं और ये बदलाव होने भी चाहिए, क्योंकि आज से पहले जो संविधान बना उस समय लोगों की ज़रूरतें अलग थी, आज ज़रूरतें अलग हैं। इसीलिए अगर थोड़े बहुत चेंजेस किए भी जाते हैं अच्छाई के लिए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। In the next chapters, we shall learn how these aims and objectives have been translated into reality in the contemporary era. So now we have completed with the chapter. Soon you will be provided with the question answers of this chapter. Prepare well for your exam and bye.